हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ ऋग्वेश नंदराज आपके सामने। और आज हम लोग जो है अपने करंट अफेयर्स वो शुरू करने वाले हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा अपना इंट्रोडक्शन जो है वो देना चाहूंगा। मैंने यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विसेज 2022 ऑल इंडिया रैंक 677 से वो क्लियर किया हुआ है। उसके साथ 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 मैंने न्यूक्लियर साइंस सेंटर का एग्जामिनेशन 2022 का ही ग्रुप ए का ऑल इंडिया रैंक 11 से क्लियर किया हुआ है। और लगभग 6 साल से मैं इस टीचिंग में हूँ। तो करंट अफेयर्स में अगर हम लोग बात करें तो सबसे पहले जो हमारे पास यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो पिछले एक हफ्ते से जो ट्रेंडिंग में है वो ये है हमारा काला नमक राइस। अभी काला नमक राइस क्या है। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने अभी फिलहाल क्या किया है कि हमारी जो कॉमर्स मिनिस्ट्री है उसके साथ कंसल्ट करके ये प्लान बनाया है कि इसको जो है वो प्रमोट किया जाएगा, इसका जो एक्सपोर्ट है वो बढ़ाया जाएगा यहाँ पे। अब काला नमक जो है वो किस कंट्री में खासकर जो है वो भेजा जाना है। जैसे कि हमारे पास में जो बुद्धिस्ट पॉपुलेशन वाली जो कंट्री है, जैसे हमारे पास भूटान हो गया, ये सब कंट्रीज में इसको खासकर भेजा जाएगा। काला नमक राइस जो है इसके बेनिफिट्स बहुत सारे होते हैं। कहाँ पे देखने को मिलता है, यहाँ पे फोटोग्राफ भी लगाया हुआ है। बिल्कुल राइस जो है ये काला नमक राइस इसी तरीके से दिखता है। ये हमारे जैसे यूपी में बस्ती है, एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है, वहां पे एक इसका पूरा का पूरा प्लांटेशन होता है। इसकी जो है रिसर्च वहां पे होती है। ठीक। उसी के साथ साथ यहाँ पे कुछ जानकारी जो है काला नमक राइस के बारे में हमारे पास में है। जैसे कि काला नमक क्या है। ये काला नमक एक ट्रेडिशनल वैरायटी है किसका, पैडी का। इसमें ब्लैक हस्क होता है और बहुत स्ट्रांग इसमें खुशबू होती है। जो आप यहाँ पे ये इमेज देख रहे हैं ये वही काला नमक राइस की है, उस काले चावल की बात हो रही है यहाँ पे। इसको कंसिडर किया जाता है कि ये गिफ्ट है किसकी तरफ से, लॉर्ड बुद्धा की तरफ से। और किनको गिफ्ट है, टू द पीपल ऑफ सरस्वती व्हेन ही विजिटेड द रीजन आफ्टर एनलाइटमेंट। तो हुआ क्या कि ये हमने यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये एक गिफ्ट की तरह है लॉर्ड बुद्धा बुद्धा की तरफ से। किन के लिए, लोगों के लिए। जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी तब उन्होंने इसको जो है वो दिया था। ठीक। इट इज अ ट्रेडिशनल नॉन बासमती एरोमेटिक राइस ग्रोन इन ईस्टर्न उत्तर प्रदेश, जैसे मैंने भी आपको बताया था बस्ती के बारे में, है ना। सिद्धार्थनगर भी हमारे पास में एक जगह है। तो ये क्या है, एक ट्रेडिशनल बहुत ही पुराना नॉन बासमती राइस है। बासमती जो राइस होता है वो क्या होता है, थोड़ा बारीक होता है, लंबा होता है। ये उस तरह का नहीं है। इसमें खुशबू होती है और ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में जो है इसको उगाया जाता है, इसका कल्टीवेशन जो है वहां पे किया जाता है। खासकर कहाँ पे, सिद्धार्थनगर में। वेयर इट हैज बीन डेजिग्नेटेड एज एन ओडीओपी। इसका मतलब क्या हो जाता है, देखो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट की एक स्कीम आई थी वन डिस्ट्रिक्ट को लेकर के। उसमें स्कीम ये थी कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट को जो है वो प्रमोट किया जा रहा था। इसमें हर डिस्ट्रिक्ट के कुछ खास प्रोडक्ट्स थे, उनको जो है प्रमोट किया जा रहा था। तो यहाँ पे सिद्धार्थनगर का जो प्रोडक्ट है वो है काला नमक राइस। तो इसको ओडीओपी स्कीम के तहत जो है वो क्या किया जा रहा है, प्रमोट किया जा रहा है, एक्सपोर्ट किया जा रहा है। अगर हम लोग बाकी कुछ डिस्ट्रिक्ट्स की बात करें तो जैसे हमारे पास मुजफ्फरनगर हो गया, तो वहां पे वेस्टर्न यूपी का है। ऐसे ही मेरठ हो गया हमारे पास, सहारनपुर हो गया हमारे पास में, बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं। मुरादाबाद हो गया। हर एक डिस्ट्रिक्ट की जो है यहाँ पे कुछ ना कुछ खास चीजें हैं जिनको प्रमोट किया जा रहा है ओडीओपी के तहत। ठीक है। तो यहाँ पे इट इज ऑल्सो ग्रोन इन 11 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ तराई रीजन। इसको 11 डिस्ट्रिक्ट्स में भी उगाया जाता है। ठीक। जो कि नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर प्रदेश में आते हैं। एंड इन नेपाल, नेपाल में भी उगाया जाता है। द ट्रेडिशनल वेराइटी हैज बीन प्रॉन टू लॉजिंग, अ रीजन फॉर इट्स लो यील्ड। अभी जो ट्रेडिशनल वेराइटी है हमारे पास में, यहाँ पे क्या हो रहा है, इसका यील्ड जो है वो कम होता जा रहा है क्योंकि ये बहुत एक तरह से रेयर चीज है। ठीक है। अब अगर आप कॉमनली देखेंगे, कॉमनली क्या होता है, व्हाइट राइस देखने को मिलता है। अब ये वाली चीज जो है ये बहुत ही रेयर है, लेकिन इसके खास बेनिफिट्स हैं। जिन लोगों को इसके बारे में पता है वो इसको कंज्यूम कर रहे हैं। ठीक। आगे देखिए, अब ये जो लॉजिंग के बारे में यहाँ पे बात हो रही है ना, कि यहाँ पे जो है लॉजिंग की वजह से जो है इसका क्या हो रहा है, लो यील्ड हो रहा है। अब ये लॉजिंग क्या है, लॉजिंग इज अ कंडीशन, ये वो कंडीशन होता है जिसमें हमारा प्लांट का जो टॉप होता है ये क्या है, ये हैवी हो जाता है। किसकी वजह से हैवी हो जाता है, ग्रेन फॉर्मेशन की वजह से हैवी जो है वो हो जाता है। ठीक है। अब ये जो स्टेम होती है इसमें क्या होती है, वीक हो जाती है। और ग्रेन फॉर्मेशन में ऊपर का जो हिस्सा है वो हमारा हैवी हो गया है, और जो स्टेम है वो हमारे पास में क्या होगी, थोड़ी वीक हो गई, और जो प्लांट होता है इसकी वजह से वो जमीन पे गिर जाता है। ठीक है। तो ये प्रोसेस जो है इसको हम लोग कहते हैं लॉजिंग। इसकी वजह से जो पूरा चावल होता है ये खराब होता है। और यील्ड का मतलब होता है पैदावार, कि कितना मतलब क्वांटिटी जो है वो आ रहा है, उसको हम लोग कहते हैं यील्ड। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पे यील्ड जो है काला नमक राइस का वो गिर जाता है। ये एक न्यूट्रिशनल पावर हाउस है, इसके अंदर बहुत न्यूट्रिशंस देखने को मिलते हैं। ये रिच है आयरन में, एंटीऑक्सीडेंट्स में, और इसके अंदर लो ग्लिकमिक
इंडेक्स होता है, ये एक नेचुरली ग्लूटेन फ्री जो है हमारा एक तरह से हम कह सकते हैं कि डाइट है, ठीक, मेकिंग इट अ हेल्दी डाइटरी चॉइस, ये बहुत हेल्दी होता है ना, इसीलिए इसको प्रमोट किया जा रहा है। बुद्धिस्ट लोग इसको बहुत जो है प्रेफर करते हैं। उसके साथ साथ स्पेशली फॉर डायबिटिक्स, जिनको डायबिटीज होती है उन लोगों के लिए बहुत खासकर है। इट इज प्रोटेक्टेड अंडर द जियोग्राफिकल इंडिकेशन जीआई टैग सिस्टम, इसको प्रोटेक्ट किया है जीआई टैग सिस्टम के तहत। अभी जीआई टैग सिस्टम क्या है, देखिए एक समय क्या हुआ था कि बासमती राइस को लेकर के एक बहस छिड़ गई थी हमारे इंडिया और पाकिस्तान की तरफ से। अब हुआ क्या कि बासमती राइस जो है वो इंडिया से भी आता है और पाकिस्तान से भी आता है। पाकिस्तान जो है वो क्लेम कर रहा था कि जो बासमती राइस है वो उनका ओरिजिनेटेड है ना, उनके ओरिजिन से आया है। लेकिन इंडिया क्लेम कर रहा था कि जो बासमती राइस है वो उनके ओरिजिन से आया है। तो हुआ क्या कि ये सभी चीजों की जो डिबेट है वो खत्म कैसे हुई, ये हुई है जीआई टैग की वजह से। यानी कि ज्योग्राफिकल टैग है। ज्योग्राफिकल टैग मतलब क्या है, ये एकदम क्लियरली स्पेसिफाई करता है कि कोई एक प्रोडक्ट जो है वो किस लोकेशन से आ रहा है, किस रीजन से आ रहा है, कहां से आ रहा है, ठीक है। तो उसका जो ओरिजिन है वो हमें यहाँ पे पता चल जाता है। तो इसी तरीके से जैसे बासमती राइस है वो इंडिया का ओरिजिन हुआ, वैसे ही हमारे पास में जो काला नमक राइस है वो इंडिया को बिलोंग करता है, ठीक। उसी तरह अगर हम लोग अब बात करें कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स की काला नमक राइस के बारे में, तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि इसको डेवलप किसने किया। तो हमारे डॉक्टर थे आरसी चौधरी, उन्होंने जो है इसको डेवलप किया था। उसी के साथ साथ किस किस डिस्ट्रिक्ट में काला नमक जो हमारे पास में ये राइस है इसको उगाया जाता है, तो सिद्धार्थ नगर में है। लेकिन इसके अलावा और भी डिस्ट्रिक्ट्स हमारे पास हैं, जैसे मैंने अभी डिस्कस किया आप लोगों के साथ, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अरावली रेंज। अरावली रेंज जो है अभी एक रिसेंटली ट्रेंड में आया है। वैसे तो अरावली रेंज की जो इंपॉर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। कैसे, देखो मैं आपको बताऊं, दिल्ली से लेकर के गुजरात तक जितने भी ये पहाड़ी इलाका, छोटी जो पहाड़ियां हैं जो राजस्थान होने के बाद में और फिर उसके बाद में गुजरात इस रेंज में आती हैं, उनको अरावली कहते हैं। अब अरावली का क्या काम है कि जो बेल्ट है ये वाला छोटे पहाड़ों का, यहाँ पे बहुत सारा ग्रीन एरिया है, ग्रीन बेल्ट है ये, जो दिल्ली का जो एनसीआर वाला जो रीजन है, यहाँ पे आप सभी लोग जानते हैं कि पॉल्यूशन की समस्या बहुत ज्यादा है। तो होता क्या है कि ये जो अरावली है ये उस पॉल्यूशन को एक तरीके से रोकने का काम करती है, बैरियर बैरियर का काम करती है, क्योंकि उस तरफ से जो और पॉल्यूटेंट्स आते हैं, जो डस्ट पार्टिकल्स आते हैं, वो दिल्ली में फिर यहाँ पे एंटर नहीं करते हैं, है ना। अब दूसरी चीज, ऑक्सीजन जो है वो बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होता है अरावली की तरफ से। अब देखते हैं यहाँ पे अरावली जो है वो न्यूज में क्यों आया, ऐसा क्या है। तो आप यहाँ पे इस मैप के थ्रू समझ सकते हैं कि यहाँ से लेके लगभग यहाँ तक ये सारा का सारा रीजन जो है ये अरावली का है। इसके अंदर माउंट आबू जो है वो बहुत ही एक फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। उसी के साथ साथ उदयपुर, जोधपुर, है ना, जयपुर, वो सभी जो है इसी में आते हैं। चलिए ठीक, तो अरावली रेंज के बारे में जो लेटेस्ट न्यूज है वो क्या है। लेटेस्ट न्यूज ये है, द सेंटर हैज प्लान टू डेवलप अ ग्रीन कवर अलोंग द अरावली माउंटेन। तो यहाँ पे जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि एक ग्रीन कवर जो है अरावली माउंटेन्स के आसपास जो है वो बनाया जाएगा। क्यों बनाया जाएगा, उसको रिस्टोर करने के लिए। जो जमीन हमारी कम होती जा रही है ना, उसको रिस्टोर करना है, अरावली को दोबारा से क्या करना है, रिस्टोर करना है। अब यहाँ पे लगभग अगर मैं बात करता हूँ तो 700 किलोमीटर, 692 किलोमीटर है प्रिसाइसली अगर बात करें तो लगभग 700 किलोमीटर हो गया हमारे पास में। अरावली जो है इतनी ब्रॉड है। गुजरात से लेकर दिल्ली तक अभी हमने वही डिस्कस किया, अंडर द अरावली ग्रीन वॉल इनिशिएटिव। तो यहाँ पे जो इसको बढ़ाया जा रहा है, उस प्रोजेक्ट का जो हमने नाम दिया है वो है अरावली ग्रीन वॉल, ये हमने नाम दिया है। इसमें बेसिकली होगा क्या कि एक 5 किलोमीटर का एक बफर जोन जो है वो बनाया जाएगा। अब ये बफर जोन क्या होता है, देखो बफर जोन का मतलब है कि हमारे पास सपोज करो कि ये अरावली है ऐसे ना, ये हमारे पास में अरावली का बेल्ट है पूरा का पूरा। बफर जोन का मतलब ये हुआ 5 किलोमीटर का बफर जोन इसमें बनना है। बफर जोन एक ऐसा एरिया होता है जिसको हम लोग सेपरेट कर देते हैं, है ना। अगर हम लोग बफर जोन बना रहे हैं तो उसका मतलब ये है कि उतने पार्ट को सेपरेट कर देना है किसी दूसरे पार्ट से, ठीक है। तो जो सेपरेटेड पार्ट है वो बफर जोन हो गया। तो यहाँ पे 5 किलोमीटर का बफर जोन क्या होगा कि ये अरावली के आगे पीछे 5-5 किलोमीटर में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होगा, है ना। उनको सेपरेट किया जाएगा इंडस्ट्रीज से, बाकी सब चीजों से। और यहाँ पे उस 5 किलोमीटर में भी क्या करेंगे हम लोग, उस 5 किलोमीटर में भी प्लांटेशन जो है वो की जाएगी। तो ये चीज यहाँ पे जो है वो होने वाली है। चलिए उसी के साथ साथ
अरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट के अंदर हमारे जो मेन पॉइंट्स है, जो चीजें यहाँ पे डिस्कस हुई हैं और क्या क्या इसके अंदर जो मेन चीजें हैं वो क्या है वो देखिए। सबसे पहला ये कि ये जो प्रोजेक्ट है ये मेजर इनिशिएटिव के अंदर है, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, 5 किलोमीटर का एक ग्रीन बफर एरिया जो है वो बनाएंगे अरावली के अराउंड। ठीक है, तो पहला पॉइंट ये हो गया जो भी मैंने आपको बताया था। दूसरा, इट इज अ पार्ट ऑफ यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्ट्रीज विजन। ये किसका पार्ट है? ये हमारी जो एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है उसका एक विजन है, बहुत दूर की सोच रहे हैं। ठीक है, तो उसका जो है ये क्या हुआ, उनकी प्लानिंग के अकॉर्डिंगली जो है ये चल रहा है टू क्रिएट ग्रीन कॉरिडोर्स। यहाँ पे ग्रीन कॉरिडोर बनाए जाएंगे और ये अक्रॉस द कंट्री बनाए जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं इंडिया जो है पॉपुलेशन के मामले में बहुत फेमस हो रहा है ना। फेमस हो रहा है लेकिन नेगेटिवली बहुत चीजों में फेमस ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं कि धीरे धीरे करके इस पॉल्यूशन को काउंटर करने वाले हैं। तो एक जो हमारा यहाँ पे प्रोजेक्ट आया है वो ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट इसी के तहत आया है। सबसे पहले हम लोग अरावली से शुरुआत करेंगे एंड देन उसके बाद में हम लोग ऑल ओवर इंडिया जो है ये प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाएंगे। अच्छा, आप लोग जानते होंगे अभी दिल्ली में भी करंटली क्या हुआ है कि कुछ कुछ ऐसे ये पॉल्यूशन से लड़ने के लिए कुछ इनिशिएटिव गवर्नमेंट ने लिए हैं, जैसे कि जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग होंगी सभी के ऊपर स्मोक गन्स जो है वो इंस्टॉल किए जाएंगे। ठीक है, और जो वाटर ड्रॉपलर्स जो जो होते हैं, जो स्प्रे करने वाले होते हैं, वो बढ़ाए जाने वाले हैं, है ना। मैकेनिकल जो स्वीपर्स हैं वो हमारे यहाँ पे बढ़ाए जाने वाले हैं। तो यहाँ पे और प्लांटेशन जो है वो यहाँ पे बढ़ाया जाने वाला है। तो कुछ कुछ जो है इनिशिएटिव अभी दिल्ली गवर्नमेंट ने भी लिए हैं इसी के लिए। चलिए, थर्ड, द प्रोजेक्ट कवर्स द स्टेट ऑफ हरियाणा। तो ये जो प्रोजेक्ट है किस किस को कवर कर रहा है? इसमें हरियाणा आ रहा है, राजस्थान है, गुजरात है, दिल्ली है। जहां पे अरावली का जो लैंडस्केप है लगभग लगभग 6 मिलियन हेक्टेयर लैंड पे क्या कर रहा है, फैला हुआ है। ठीक है, 1 हेक्टेयर की अगर मैं बात करता हूँ तो 10⁴ हो जाता है, यानी कि 10,000 किलोमीटर हो जाता है एरिया। 1 हेक्टेयर की अगर हम लोग बात करते हैं तो 10,000 किलोमीटर बैठता है, तो 6 मिलियन हेक्टेयर की बात हो रही है, तो अच्छा खासा एरिया है। उसके बाद द प्रोजेक्ट विल इन्वॉल्व प्लांटिंग नेटिव स्पीसीज ऑफ ट्रीज एंड श्रब्स ऑन स्क्रबलैंड। अब इस प्रोजेक्ट में क्या किया जाएगा? देखो, एक ना एक नेचुरल हैबिटेट होता है। नेचुरल हैबिटेट का मतलब क्या है? आपने देखा होगा कि किसी भी, मैं जीव जंतु की बात करता हूँ, किसी खास तरह के पौधे की बात करता हूँ, आपने देखा होगा कि कुछ ब्रीड्स हैं डॉग्स की, वो सिर्फ हिमालय में देखने को मिलती हैं, है ना। एक लेपर्ड है वो हमारा लद्दाख के रीजन में ही देखने को मिलता है, कहीं और देखने को नहीं मिलता, है ना। क्यों? क्योंकि जो कुछ खास तरह की स्पीशीज हैं उनको सरवाइव करने के लिए एक पर्टिकुलर एरिया की जरूरत होती है, कुछ एक नेचुरल हैबिटेट की जरूरत होती है। तो अगर उनको कहीं और लेके जाएंगे तो वहां पे शायद सरवाइव ना करें। तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया जा रहा है, अरावली के जो उस नेचुरल हैबिटेट से रिलेटेड जितने भी पेड़ पौधे हैं वही यहाँ पे जो है वो लगाए जाएंगे। ठीक है, ये चीज यहाँ पे होने वाली है। उसके साथ साथ इसको रिस्टोर करना है। वाटर बॉडी जितने भी होंगे, यानी कि जितने भी तालाब हैं, झीलें हैं उसके नजदीक, वो सभी जो है यहाँ पे रिस्टोर किए जाने वाले हैं। ठीक, आगे देखते हैं। The project will also focus on agroforestry and pasture development to enhance the livelihoods of local communities. इसके साथ साथ ये जो प्रोजेक्ट है ये कुछ और चीजों पर भी फोकस करेगा, और वो चीजें क्या है कि यहाँ पे जो एग्रोफॉरेस्ट्री है, यानी कि देखो, जंगल में जो खेती हो रही है ना, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि जितने भी वहां के किसान हैं, आप लोग जानते ही होंगे कि जंगल से बहुत तरह के लोग, जो गांव देहात के लोग होते हैं, जंगल से बहुत तरह की चीजें, खेती बाड़ी हो गया, बहुत तरह के प्रोडक्ट्स खेतों से आते हैं, सॉरी जंगल से आते हैं, तो उसको कहते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। तो उस पर भी यहाँ पे जो है वो फोकस किया गया है। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। अरावली रेंज के बारे में कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे यहाँ पे फोटोग्राफ्स वगैरह लगाए गए हैं, ये सभी अरावली से रिलेटेड है। राजस्थान में जितने भी किले बने हुए हैं ये सभी अरावली के ऊपर ही हैं। ठीक है, सारी जितनी भी वहां पे आप देखेंगे जितना भी ज्योग्राफिकल एरिया है ये अरावली का ही है। तो यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट जो है, द अरावली रेंज एस्टिमेटेड टू बी अराउंड 670 मिलियन ईयर्स ओल्ड। जो हमारे पास ये अरावली रेंज है ये लगभग लगभग 670 मिलियन सालों पुराना है, यानी कि जो हमारे हिमालय हैं उनसे भी पुराना है। आप लोग जानते होंगे हिमालय कैसे बने थे। हिमालय कैसे बने? जब हमारी दो प्लेट्स आपस में कोलाइड करी तब हिमालय बने, है ना। जब यहाँ पे कोलिजन हुआ उससे पहले एक प्लेट पे ऑलरेडी अरावली रेंजेस थी। ठीक है, तो इसी कारण से जो अरावली की रेंजेस हैं ये बहुत पुरानी है। प्रेडेट्स द हिमालयन रेंज, जैसे मैंने भी आपको बताया, मेकिंग इट वन ऑफ द ओल्डेस्ट फोल्ड माउंटेन्स ऑन अर्थ। इनको दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन्स में गिना जाता है इसी कारण से। इट इज द ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज इन इंडिया। भारत में भी ऑब्वियसली सबसे पुरानी माउंटेन रेंज है।
इट स्ट्रेचेज ओवर अप्रोक्सीमेटली 692 किलोमीटर। मैंने भी आपको बताया कि लगभग 692 किलोमीटर तक रहता है, 700 किलोमीटर राउंड ऑफ करके लिया हुआ है। इट ट्रेवर्सेस द इंडियन स्टेट्स ऑफ गुजरात, यानी कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, गुजरात में है, राजस्थान में है, हरियाणा में है ना। जैसे आप लोग दिल्ली से निकलते हैं, अरावली जो है वो शुरू हो जाती है गुरुग्राम में। अब आप देख सकते होंगे जितने भी प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितने प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, उनका मेजर फोकस ये रहता है कि अरावलीज जो है उनका व्यू दिखाया जाए, है ना। मतलब जो एक तरीके से कह सकते हैं कि किसी भी प्रोडक्ट का जो एक मेजर सेलिंग वो होता है, पॉइंट होता है कि ये दिखा करके हम लोग सेल कर रहे हैं, ऐसे ही यहाँ पे जो है अरावलीज दिखा करके अब जो है वो सब चीजें चल रही हैं। खैर आगे आते हैं। इट इज कैरेक्टराइज्ड बाय रग्ड हिल्स। इसके अंदर क्या क्या है, रग्ड हिल्स है, यहाँ पे कुछ रोकी आउटक्रॉप्स है, स्पार्स वेजिटेशन है, यानी कि फैला फैला जगह जगह पे वेजिटेशन है। इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रीजन्स इकोलॉजी एंड हाइड्रोलॉजी। ये एक क्रूशियल रोल, इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है कहाँ पे, रीजन की इकोलॉजी और हाइड्रोलॉजी पे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। Aravallis serve as a natural barrier against desertification and help regulate the climate। तो ये जो आप देख रहे हैं ये भी अरावली का ही फोटो है, ठीक। ये जो अरावलीज जो है हमारी, ये क्या कर रहे हैं, एक नेचुरल बैरियर का काम कर रहे हैं, किसके अगेंस्ट, डिजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट, यानी कि डिजर्टिफिकेशन ना हो जाए, रेत के जो मैदान है, जो टीले हैं, उनमें ना हमारी मिट्टी बदल जाए, उसको रोकता है अरावली, है ना। और हेल्प करता है किसमें, क्लाइमेट को रेगुलेट करने में, है ना। जो हमारा डाइवर्स इकोसिस्टम है उसको क्या करने में, सपोर्ट करने में। एक वाटरशेड जो है हमारा बनने में, है ना, रिवर्स के लिए, जो भी हमारे पास में बहुत सारे रिवर्स हैं उनके लिए वाटरशेड बनता है, इंक्लूडिंग द साबरमती। जैसे कि साबरमती हो गया, लूनी हो गया, बनास हो गया, जो कि हमारे पास में क्या है, यमुना के ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। गुरु शिखर लोकेटेड इन द माउंट अबू। एक गुरु शिखर की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। ये गुरु शिखर बेसिकली क्या है, ये टॉलेस्ट पॉइंट है ना, पहाड़ी है, उसका जो हाईएस्ट पॉइंट है उसको हम लोग कहते हैं गुरु शिखर। तो गुरु शिखर जो है ये माउंट आबू में है, टॉलेस्ट पॉइंट है अरावली रेंज का, है ना। यहाँ पे एलिवेशन की अगर हम लोग बात करें तो 1722 मीटर का एलिवेशन रहता है। जो पीक है हमारे पास यहाँ पे गुरु शिखर, ये क्यों, कैसे इसका नाम पड़ा, उसका रीजन भी है यहाँ पे। इसको हम लोग पीक ऑफ द गुरु भी कहते हैं, गुरु शिखर, यानी कि ऑब्वियसली पीक ऑफ द गुरु। ये आया है जो हमारे दत्तात्रेय हैं, जो हमारे विष्णु का इनकारनेशन थे, यानी कि जो विष्णु का एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि उन्होंने जब एक जन्म लिया था दोबारा, तो विष्णु का जो रूप थे, है ना, उनके नाम पे इसका नाम जो है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। दिलवारा इज द सेकंड हाईएस्ट पीक इन राजस्थान। ये माउंट आबू का फोटो है, अरावलीज में आते हैं। दिलवारा की बात कर रहे हैं हम लोग, तो ये क्या है, ये अरावलीज में ही है। माउंट आबू का पहला था, उसके बाद में दिलवारा जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है, राजस्थान में सिचुएटेड है, और गुरु शिखर की तरह ये भी माउंट आबू में ही है, ठीक। दिलवारा जो है क्यों खास है, क्या यहाँ पे ऐसा क्या है, देखिए दिलवारा जो है ये जाना जाता है दिलवारा टेम्पल्स के लिए, जो कि बिल्ड हुए थे कब, 11वीं से लेके 13वीं शताब्दी में, सेंचुरी में। ये जो हमारे पास में टेम्पल्स हैं, ये 5 टेम्पल्स हैं, और ये जैन जो हमारी कम्युनिटी है, जो जैन धर्म है, उनसे संबंधित है। नेक्स्ट ऐसी अरावलीज की अगर हम लोग बात करते हैं, तो ये डिवाइडेड है किसमें, 2 सेक्शंस में, 2 हिस्सों में इनको जो है वो बांटा गया है। पहला है सांभर सिरोही रेंजेस, सांभर सिरोही एक रेंज हो गई। दूसरा, अब यहां पे अगर मैं सांभर सिरोही रेंजेस की बात करूं तो मैं ऐसा खास क्या है, क्यों इनको डिस्ट्रीब्यूट किया गया 2 हिस्सों में, क्यों इनको बांटा गया है। ये थोड़ी सी टॉल है, लंबी है, इसी में गुरु शिखर भी आता है ना। और दूसरे की अगर हम लोग बात करते हैं, दूसरा यहाँ पे क्या, सांबर खेतरी रेंजेस। तो पहला हमारे पास में सांबर सिरोही, और उसके बाद दूसरा हमारे पास सांबर खेतरी रेंजेस। तो 2 रेंजेस हैं, सांबर सिरोही, सांबर खेतरी, याद रखिएगा। इसमें क्या होता है, इसके अंदर 3 रिजेस है, 3 रिजेस का मतलब है 3 किनारियां हैं, रिजेस का मतलब होता है किनारी। मान लो आपका कोई पहाड़ है इस तरीके से ना, ऐसे कोई पहाड़ है, तो पहाड़ की जो चोटी होगी, वो जो चोटी ऐसे चलती हुई जा रही होगी, उसको हम कहते हैं रिज। जो किनारी होता है उसको रिज बोला जाता है। दैट आर डिसकंटिन्यूस, जो कि क्या है, डिसकंटिन्यूस है। तो सांबर खेतरी एक हमारे पास रेंज हो गया, एक सांबर सिरोही हमारे पास में रेंज हो गया, ठीक है। चलते हैं आगे। अब यहां पे कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, सम ऑफ द नोटेबल वाटरफॉल्स, कुछ बहुत ही फेमस वाटरफॉल्स भी जो है इसी रीजन में देखने को मिलता है। और वो कौन कौन से हैं, वो है हमारे पास में, जैसे भीमलत फॉल्स हो गया, ऐसे ही हमारे पास कुंभलगढ़ फॉल्स हो गया, चित्रकूट फॉल्स हो गया, ये सब इसी में आते हैं अरावली के अंदर। ये जो रेंज है इसके अंदर कुछ लेक्स भी पाए जाते हैं। अब आप समझ रहे होंगे यहाँ पे कि अरावली इसकी इतनी इंपॉर्टेंस क्यों है, क्योंकि ये बहुत ही
डाइवर्सिफाइड एक इकोसिस्टम है, इसके अंदर बहुत चीजें हैं। करंट अफेयर्स तो है ही, उसके साथ साथ आपको ज्योग्राफी से रिलेटेड बहुत सारी चीजें इसके अंदर है। ये जो रेंज है इसके अंदर बहुत सारे लेक्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि सांभर लेक हो गया, नक्की लेक हो गया, अन्न सागर लेक हो गया। ये जो आप यहाँ पे इमेज देख रहे हैं, ये सांभर लेक की इमेज है, जो कि आपके साउथ वेस्ट ऑफ जयपुर में देखने को मिलता है। ये सांभर लेक बेसिकली एक तरह का सॉल्टी लेक है। आप जो ये सारा का सारा व्हाइट पैचेस देख रहे हैं, ये सारे व्हाइट पैचेस किसके हैं? ये सॉल्ट्स के व्हाइट पैचेस हैं। इट इज नोन फॉर इट्स रिच फॉसिल डिपॉजिट्स। जो हमारे पास ये अरावली है, इसको रिच फॉसिल यानी कि बहुत सारे ऐसे फॉसिल्स पाए जाते हैं यहाँ पे जो अब एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, है ना। मतलब सिर्फ इसी रीजन में है, और इसी रीजन में ये वाले फॉसिल्स जो है हमें देखने को मिलते हैं और कहीं देखने को नहीं मिलते। ये जो फॉसिल्स हैं किस चीज के हैं? मरीन ऑर्गेनिजम्स के फॉसिल हैं, जो कि यहाँ पे पत्थरों के अंदर पाए गए। इससे हमें ये प्रूफ हुआ कि यहाँ पे कभी किसी बहुत पुराने समय में पानी, समुद्र जो है वो मौजूद था। ठीक है, सी वाटर था यहाँ पे। द रेंज इज रिच इन मिनरल। इसके साथ साथ इसी रेंज में अरावलीज में हम लोग बात करें तो यहाँ पे बहुत सारे मिनरल्स, कॉपर, जिंक, लेड और मार्बल, ये सभी जो है यहाँ पे पाए जाते हैं। ठीक है, एक इलाका है किशनगढ़, वहां से मार्बल्स आते हैं, बहुत फेमस है। ठीक है, राजस्थान से ही आते हैं। आगे देखते हैं अरावली रेंज के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। सबसे पहला, क्या अरावली रेंजेस जो है वो हिमालय से ज्यादा ओल्ड है, ज्यादा पुरानी है? बिल्कुल। ये अगर हम लोग बात करते हैं 670 मिलियन ईयर्स ओल्ड है, जो कि हिमालयन रेंज से भी ज्यादा हो जाता है। हिमालयन रेंज की अगर हम लोग बात करते हैं लाइफ की, तो उससे भी ज्यादा है। अगर मैं हाईएस्ट पीक की बात करता हूं तो यहाँ पे गुरु शिखर है, जो कि हमारे माउंट आबू आबू में है। उसके बाद में दूसरा भी है, दिलवारा भी हमने बात की थी, वो भी माउंट आबू में ही है। ठीक। अगर हम लोग बात करते हैं प्राइमरी टाइप ऑफ रॉक जो हमारे अरावलीज में देखने को मिलते हैं, वो तो हमारे पास में कौन से? वो है मेटामॉर्फिक रॉक। ठीक है, चलिए उसी के साथ फिर अब है बात करते हैं नेक्स्ट फ्लू गैस की। फ्लू गैस जो है वो भी आजकल चर्चा में है। अब फ्लू गैस क्या है? बेसिकली जितने भी हमारे पास में इंडस्ट्रीज होती हैं या फिर हमारे पास में कुछ प्लांट्स हो गए, ठीक है, तो उनमें क्या होता है? एमिशन होता है, स्मोक निकलता है। तो वो जो स्मोक निकल रहा है, वो स्मोक बेसिकली क्या है? फ्लू गैस है। और उसी की वजह से अब जो है ये अब चर्चा में है। क्यों? क्योंकि अभी रिसेंटली एक क्या हुआ, एक कमेटी बैठी, और कमेटी जो थी उसमें जो हमारे पास में प्रिंसिपल साइंटिफिक एडवाइजर थे, वो उसके चेयरमैन थे अजय सूद। उन्होंने ये डिसाइड किया, पूरी कमेटी ने, पूरे पैनल ने ये डिसाइड किया कि अब से जो ये लगभग हमारे दशकों पुरानी एक पॉलिसी चलती हुई आ रही थी कि हम लोग क्या करेंगे, जो फ्लू गैस का जो डीसल्फराइजेशन है ना, जितने भी हमारे कोल फायर्ड थर्मल पावर प्लांट्स हैं, ठीक है, वो हमने क्या किया हुआ था, वो वहां पे हमने इंप्लीमेंट किया हुआ था कि हम लोग क्या करेंगे, इसी फ्लू गैस का डीसल्फराइजेशन जो है हम लोग करेंगे। तो ये यहाँ पे था, तो अब उसको स्क्रैप ऑफ कर दिया गया है, यानी कि अब उसको क्या कर दिया है, ये डिसाइड किया गया है कि अब से ये नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज यहाँ पे, अब जैसे भी मैंने आपको बताया था कोल पावर थर्मल पावर प्लांट्स, ठीक है, ये जो डीसल्फराइजेशन है, इसका मतलब क्या होता है? डीसल्फराइजेशन का मतलब है कि सल्फर जो है उसमें से निकाल लो, उस स्मोक में से निकाल लो। क्यों? क्योंकि अगर सल्फर जो है वो एटमॉस्फेयर में जाएगा और जब बाद में बारिश होगी तो एक H2SO4 है ना, ये क्या होता है? एसिड होता है। तो एक एसिड रेन जो है वो होती है, और उसके साथ साथ जब सल्फर जाता है एटमॉस्फेयर में तो बहुत टॉक्सिक बनाता है। तो इसी कारण से सल्फर जो है वो यहाँ पे हम लोग हटा दिया करते थे। लेकिन अभी एक नया प्रोसेस आया, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, फ्लू गैस के बारे में कुछ बात कर लेते हैं हम लोग। फ्लू गैस क्या है? इसको हम लोग बहुत बार एग्जॉस्ट गैसेस या फिर स्टैक गैसेस भी कहते हैं, है ना। अभी मैंने आपको बताया था, जो भी हमारे पास में इंडस्ट्रीज हैं, जो भी हमारे पास में क्या है, फैक्ट्रीज हैं, वो सभी जो स्मोक को रिलीज करती हैं उसको एग्जॉस्ट गैस, स्टैक गैस भी कहा जाता है। ये वो गैस होती है जो कंबशन से, यानी कि जलने के बाद जो है रिलीज होती है। इट इज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ बर्निंग फॉसिल फ्यूल्स। ये क्या है? बाय प्रोडक्ट है किसका? जब फॉसिल फ्यूल्स हमारे जलते हैं तो उनका बाय प्रोडक्ट है। फॉसिल फ्यूल्स कौन से? जैसे कि पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, है ना, या फिर हमारा क्या हो गया, कोल हो गया। तो ये सभी जो है ये हमारे पास में क्या होते हैं? ये होता है फॉसिल फ्यूल्स। ठीक। फ्लू गैस एक्चुअली क्या होता है? कंटेन करता है मिक्सचर ऑफ गैसेस को। इसके अंदर बहुत सारी गैसेस देखने को मिलती हैं। वो गैसेस कौन कौन सी हैं? जैसे कि आप देख सकते हो, कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, बहुत ज्यादा डेंजरस है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर एक ऐसी चीज होती है, मान लो अगर आपने कार्बन मोनोऑक्साइड को इनहेल कर लिया तो कार्बन डाइऑक्साइड होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर क्या होता है, हमारे जो ब्लड है वो कार्बन मोनोऑक्साइड को 5 गुना ज्यादा तेजी से क्या करता है, ऑक्सीजन के कंपैरिजन में प्रेफर कर लेता है।
है ना? जो रिएक्शन होती है बहुत रैपिड रिएक्शन होती है, मतलब ऑक्सीजन के साथ इतना स्पीडली वो रिएक्ट नहीं करता जितना कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ में रिएक्ट करता है। और जैसे ही रिएक्ट करता है तो फिर वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एकदम घातक हो जाता है और हमारी मौत हो जाती है। तो यहाँ पे क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, नाइट्रोजन के जितने भी ऑक्साइड्स हैं, NO2, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड हमारे पास में हो गया, और बाकी के और जो छोटे मोटे पॉल्यूटेंट्स होंगे वो, ठीक है। तो ये सभी, उसके साथ साथ कुछ पर्टिकुलेट मैटर भी होता है, तो ये सभी जो है ये हमारे फ्लू गैस के अंदर होते हैं। ये जो मिक्सचर होता है, ये लॉन्ग पाइप्स, चिमनीज, ठीक है, जो हमारे पास में डक्ट्स हैं, वो सभी से बाहर एस्केप कर लेता है, ठीक है। इसको हम लोग कहते हैं फ्लू गैस। अब लॉन्ग पाइप की कहाँ बात हो रही है, देखो ये जो आप देख रहे हो, है ना, ये चिमनी है यहाँ पे, तो यहाँ से बाहर निकल जाता है इस तरीके से। तो यहाँ पे और क्या है, द एग्जैक्ट कंपोजिशन ऑफ फ्लू गैस विल वेरी डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट कंपोजिशन होता है वो वेरी कर रहा होता है, किस चीज पे वेरी करता है, वो वेरी करता है कि आपने किस तरह का यहाँ पे फ्यूल जो है वो यूज किया है, ठीक है। कंबशन की कंडीशंस क्या थी, तो उनके बेसिस पे जो यहाँ पे कंपोजिशन है वो बदल जाएगा। कंपोजिशन का मतलब क्या हुआ, जैसे मैंने आपके सामने लिखा हुआ है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, तो इनका रेशो चेंज हो सकता है, ये सभी चीजों का रेशो चेंज हो सकता है, वो बात हो रही है। It often contains pollutants that must be removed before being released into the atmosphere। इसके अंदर ऐसे pollutants भी होते हैं जो कि हमें रिमूव कर देने चाहिए। कब रिमूव कर देना चाहिए, एटमॉस्फेयर में रिलीज कर देने से पहले रिमूव इनको कर देना चाहिए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, स्प्रेयर्स का इस्तेमाल करते हैं। देखिए यहाँ पे, अच्छा अभी हमने बात करी थी किसकी, फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन की हमने बात करी थी। देखो क्या होता है, ये एक टेक्नोलॉजी होती है जो एलिमिनेट करती है सल्फर के कंपाउंड्स को, उन एग्जॉस्ट जितने भी हमारे एमिशंस हैं जो बाहर निकल रहे हैं उनको रिमूव कर देती है। तो आपके सामने जो आप ये देख रहे हैं, ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस है। अभी देखो इसमें क्या हो रहा है, ये है स्प्रे एरिया, पानी का छोटा छोटा जो है स्प्रे किया जाता है। यहाँ पे जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ऑक्सीडाइज्ड गैसेस आती हैं। यहाँ पे जो है लाइमस्टोन की स्लरी है, जो आप ये देख रहे हैं लाइमस्टोन की स्लरी हो गई यहाँ पे। ये जो आप फिर सारा प्रोसेस होने के बाद यहाँ से क्लीन गैस जो है, साफ गैस जो है वो बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये जो हमारे पास में FGD है ना, इसको, इस पूरे प्रोसेस को फ्लू गैस डीसल्फराइजेशन बोला जाता है। ये हम लोग करते हैं एक एडिशन करके, किसका, एब्जॉर्बेंट्स का एडिशन करके, जो कि यहाँ पे 95% तक सल्फर डाइऑक्साइड को इस गैस से रिमूव कर लेता है। जो भी हमारे सब्सटेंसेस, जैसे कि यहाँ पे अमोनिया हो गया, सोडियम सल्फाइड हो गया, ये सब को यहाँ पे यूज करते हैं हम लोग, किस लिए, एज एन एब्जॉर्बेंट हम लोग इनको यहाँ पे यूज करते हैं। और जो हमारा लाइम है या फिर लाइमस्टोन स्लरी है वो भी यहाँ पे जो है वो यूज किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट देखिए, द अनक्लीन फ्लू गैस इज स्प्रेड इन अ स्क्रबर टावर। तो हम क्या करते हैं, जो हमारी साफ फ्लू गैस नहीं होती, जो गंदी होती है, उसको यहाँ पे हम लोग स्प्रे करते हैं, ठीक है। किसके साथ स्प्रे करते हैं, जो हमारे पास में पानी होता है उसके मिक्सचर बना करके इसको स्प्रे किया जाता है, ठीक। इस तरह से यहाँ पे हम लोग करते हैं। वेयर बाय मोस्ट ऑफ द सल्फर डाइऑक्साइड इज बॉन्डेड बाय केमिकल रिएक्शन। जितना भी हमारे पास में सल्फर डाइऑक्साइड होता है उसका मोस्टली पार्ट क्या कर लेता है, रिएक्शन यहाँ पे कर लेता है, और वो अलग छट जाता है पहले ही, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं फ्लू गैस के कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। फ्लू गैस क्या है, गैस जो कि रिलीज हो रही है कंबशन से, मतलब जलने के बाद में जो गैस रिलीज हो रही है वो हमारे पास में फ्लू गैस है, ठीक। व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ फ्लू गैस एनालिसिस इन इंडस्ट्रियल सेटिंग्स। तो यहाँ पे मेन जो रीजन होता है फ्लू गैस का एनालिसिस करने के लिए इंडस्ट्रीज में, वो क्यों होता है, देखो यहाँ पे ये पता चल सके कि हमारा जो यहाँ पे कंबशन हो रहा है ये किस तरीके से हो रहा है, किस कंडीशन में हो रहा है, एफिशिएंसी कितनी मिल रही है, एमिशंस कितने हो रहे हैं, वो सभी की जानकारी यहाँ पे हमें यहाँ पे मिल सके। तो उसके लिए जो है हम लोग करते हैं, why is the gas emitted during combustion called flue gas। अब ये जो गैस यहाँ पे एमिट हो रही है, यानी कि जो गैस यहाँ पे बाहर निकल रही है, इसको हमने यहाँ पे फ्लू गैस क्यों कहा, कुछ रीजन तो होगा ना। देखो, बिकॉज इट एस्केप्स थ्रू चिमनीज, क्योंकि ये चिमनी के थ्रू जो है बाहर निकल जाती है, डक्ट्स के थ्रू बाहर निकल जाती है, तो इसीलिए इसको फ्लूज जो है वो बोला जाता है, या फिर फ्लू गैस जो है उसको यहाँ पे बोला जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, माउंट एटना, ये हमारा एक वोल्केनो है, अभी बहुत जो है चर्चा में रहा, कुछ टूरिस्ट यहाँ पे जो है वो गए हुए थे, और हुआ क्या कि ये वहां पे इरप्ट हो गया, यानी कि जो है ये ज्वालामुखी जो था ये फट गया। तो हुआ क्या कि टूरिस्ट जो थे वहां पे जितने भी थे वो दौड़ने लगे, अपनी जान बचाने लगे, कुछ वहां पे इंजर्ड भी हुए हैं। अब इसी के बारे में हम लोग जानकारी देखते हैं कि ये क्यों न्यूज में आया, ऐसा इसके अंदर खास क्या है। देखो हमने यहाँ पे जिनके बारे में बात करी है, जैसे ये हमारे पास में है, तो ये सब ना यूनेस्को के जो है पार्ट है, यूनेस्को साइट्स है।
ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो चीजें मिल रही हैं, यानी कि अगर मैं बात करता हूँ जैसा भी फॉसिल्स के बारे में डिस्कशन हुआ था अरावली के बारे में, है ना, तो वहां पे क्या था कि फॉसिल्स थे कहीं देखने को नहीं मिले, कुछ ऐसी स्पीशीज थी जो कहीं देखने को नहीं मिली। ठीक, उसी तरीके से यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो इसके अंदर भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो कहीं पे देखने को नहीं मिलती हैं, और शायद फिर अगर ये एक्सटेंट हो जाए तो कहीं मिले भी ना। तो ये यूनेस्को का पार्ट जो है इनको बनाया जाता है इसीलिए। तो ये जो माउंट एटना है, ये हुआ क्या कि इसने यहाँ पे इरप्शन किया, अभी रिसेंटली जो है ये फट गया है, और बहुत सारा धुआं, स्मोक जो है इसने एटमॉस्फेयर के अंदर रिलीज कर दिया। बहुत सेवरल कई किलोमीटर तक जो है इसका धुआं देखने को हमें मिला। अब आगे देखते हैं लोकेशन इसकी क्या है और कहां पे इसकी लोकेशन जो है वो है। देखिए, माउंट एटना जो है, यहां पे आप देख सकते हो, ये हमारे पास में एक आइलैंड है सिसिली। ठीक, इस सिसिली में इस जगह पे एक लोकेशन पड़ती है, उसको हम कहते हैं कटानिया। वहां पे माउंट एटना जो है वो है, यानी कि इटली के साउथ में अगर हम लोग बात करते हैं तो इटली के साउथ में एक आइलैंड हमारा सिसिली है, और वहां पे एक लोकेशन है कैटानिया, वहां पे हमारा जो है ये माउंट एटना प्रेजेंट है। तो माउंट एटना जो है, ये कभी कभी इसको हम लोग सिंपली मतलब सिर्फ एटना के नाम से भी जानते हैं। एक एक्टिव वॉल्केनो है। देखो, वॉल्केनो भी तीन तरह के हो जाते हैं हमारे पास में। एक होता है हमारे पास में क्या, एक्टिव वॉल्केनो, एक होता है डोरमेंट वॉल्केनो, एक होता है हमारे पास में एक्सटिंक्ट वॉल्केनो। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे हमारे एक्टिव वॉल्केनो की, तो एक्टिव वॉल्केनो वो होते हैं जो कि एक्टिव है, कभी भी फट सकते हैं। ठीक है, और फटते रहते हैं, उनको हम लोग एक्टिव वोल्केनो कहते हैं। उसी के साथ साथ अगर मैं बात करता हूं यहाँ पे हमारे डोरमेंट वोल्केनो की, तो डोरमेंट वोल्केनो वो होते हैं जो कुछ समय से नहीं फटे हैं, है ना, यानी कि कुछ समय से इरप्ट नहीं हुए हैं, लेकिन आने वाले समय में कभी भी इरप्ट हो सकते हैं, तो उनको हम कहते हैं डोरमेंट वोल्केनो, यानी कि अभी वो सोए हुए हैं, ऐसा आप समझ सकते हो, कभी भी जग सकते हैं नींद से। उसके बाद होते हैं एक्सटिंक्ट वॉल्केनो, यानी कि ऐसे ज्वालामुखी, ऐसे वॉल्केनोस जो कभी फटे नहीं हैं बहुत लंबे समय से, और आगे भी अब उनके फटने के चांसेस नहीं है, एरप्ट होने के चांसेस नहीं है, तो उनको हम लोग कहते हैं अपने एक्सटिंक्ट वॉल्केनोस। ठीक है, तो माउंट एटना की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये जो है हमारा एक्टिव वॉल्केनो की कैटेगरी में आता है। और जैसे भी हमने बात करी है, कहां पे मिलता है, ईस्ट कोस्ट ऑफ सिसिली में जो है ये हमें देखने को मिलता है। लार्जेस्ट आइलैंड है किसका, मेडिटेरेनियन सी का। ठीक है, मेडिटेरेनियन सी का लार्जेस्ट आइलैंड है क्या, सिसिली, वहां पे हमें देखने को मिलता है। आगे आते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे माउंट एटना है ये। एटनास पीक इज द हाईएस्ट इन इटली साउथ ऑफ द एल्प्स, एंड इट इज द लार्जेस्ट ऑफ यूरोप्स एक्टिव वॉल्केनोज। अगर मैं एटना की बात करता हूं, अब आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पे कि क्यों जो है ये इतना फेमस हुआ एटना, है ना। देखो, एटना क्या है, हाईएस्ट पीक है इटली में, है ना, लार्जेस्ट है यूरोप का एक्टिव वॉल्केनो, जितने भी वहां पे एक्टिव वॉल्केनो है यूरोप में, उनमें से सबसे बड़ा है। एटना का जो समिट है उसके अंदर 5 क्रेटर है। समिट का मतलब क्या, वो जो उसकी चोटी है, जो उसकी ऊंचाई है, वहां पे 5 क्रेटर। क्रेटर क्या होता है बताता हूँ, जो ज्वालामुखी के ऊपर होल होता है, शायद मैंने यहाँ पे इमेज लगाया भी होगा, मैं आपको दिखा देता हूँ। हाँ, ये देखिए यहाँ पे, ये जो आप देख रहे हैं, ये जो पार्ट है आपका ऐसे, ये क्रेटर है, इसको क्रेटर बोला जाता है। तो जो क्रेटर होता है उसी से जो है लावा हमारा बाहर निकलता है। तो माउंट एटना के अंदर 5 क्रेटर पाए जाते हैं। ठीक है, तो वो यहाँ पे इमेज मैंने लगाया नहीं है 5 क्रेटर वाला। तो 5 क्रेटर जो है हमारे माउंट एटना के अंदर है, और ये जो है बहुत ज्यादा वॉल्केनिक एरप्शन जो है वो करते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, फ्लैंक एरप्शन जो है वो यहाँ पे हुआ था 300 बार। ठीक है, अब ये जो यहाँ पे इरप्शन, यहाँ पे खास तरह का इरप्शन देखने को मिलता है, वो होता है स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन। अभी स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन क्या होता है, ये होता है छोटे छोटे इरप्शन करता रहेगा और बहुत सारे इरप्शंस करता रहेगा। ठीक है, तो छोटे छोटे इरप्शंस होते रहेंगे, यानी कि एक बार फटा, थोड़ा सा फटा, दोबारा फिर थोड़ी देर में फट जाएगा, फिर दोबारा फिर थोड़ी देर में फट जाएगा। तो यहाँ पे स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन बोलते हैं इसको। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, दिस टाइप ऑफ एरप्शन इज यूजुअली कैरेक्टराइज्ड एज डिस्क्रीट मॉडरेटली एक्सप्लोसिव बर्स्ट, जैसे मैंने आपको बताया। ठीक है, विच कैन इजेक्ट चंक्स ऑफ रॉक्स। अब इसमें क्या होता, ऑब्वियसली इरप्शन होगा तो बहुत सारे यहाँ पे क्या आएंगे, पत्थर बाहर आएंगे, गैसेस रिलीज होंगी हार्मफुल, है ना, टॉक्सिक गैसेस आ जाएंगी बाहर, और क्या होगा, एशेज जो धुआं है पूरा वो फैल जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीजें जो है यहाँ पे देखने को हमें मिली थी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन के बारे में मैंने अभी आपको बताया है। अब इसका नाम कैसे आया वो देखिए। तो जो यहाँ पे स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन है, इसको नाम दिया गया एक दूसरे इटालियन वॉल्केनो से,
जिसको हम लोग कहते हैं स्ट्रोम्बोली। अब जो ये था, ये क्या करता था, ये भी माइनर इरप्शंस करता था हर 10 से 20 मिनट में, है ना, हर 10 से 20 मिनट में फटता रहता था ये। ठीक है, तो वहां से ये स्ट्रोम्बोलियन इरप्शन जो है नाम आया। एटना जो है ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में है, कब से, 2013 से। और यूनेस्को के अकॉर्डिंगली जो वोल्केनो की इरप्टिव हिस्ट्री है, यानी कि अगर मैं इसकी बात करूं तो लगभग पिछले 5 साल से ये एक्टिव है। ठीक है, सॉरी, 5 लाख साल से एक्टिव है। ठीक है, यहां पे लगभग 2700 साल से हमने इसकी एक्टिविटीज जो है वो यहां पे मॉनिटर करी है। ठीक है, ये है। आगे देखते हैं कुछ माउंट एटना से रिलेटेड फैक्ट्स एंड फिगर्स। माउंट एटना किस तरह का वोल्केनो है, एक्टिव वोल्केनो। देखो, जो सवाल आ सकते हैं, वो सवाल टॉपिक से रिलेटेड जो सवाल बन सकते हैं वो मैं यहाँ पे आपको दे भी रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे है व्हाट आर वोल्केनोज। वोल्केनोज क्या होते हैं, ये ओपनिंग होती है, वेंट्स यानी कि जगह होती है जहां से लावा, ठीक है, छोटे छोटे रॉक्स जिनको हम लोग टेफ्रा कहते हैं, स्टीम गैसेज जो होती हैं वो सभी बाहर निकलती हैं। ठीक है, ये सब तो आप लोग साइंस में वैसे पढ़ते ही हैं, तो खैर इसमें ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में चुड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अभी रिसेंटली न्यूज में है, ट्रेंडिंग है। अब यहाँ पे ऐसा क्या हुआ है, देखो, जो हमारा यहाँ पे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है हिमाचल प्रदेश का, उन्होंने रिसेंटली क्या कर दिया, होल्ड लगा दिया। किस पे होल्ड लगा दिया, टूरिस्ट से जो भी चार्जेस यहाँ पे लिया जाता था, जो भी विजिटर्स थे यहाँ पे, उनसे जो चार्ज लिया जाता था उस पे रोक लगा दी है कि अभी चार्ज लेने की जरूरत नहीं है। खैर, बड़ी अच्छी बात हुई है। लेकिन ऐसा क्या है कि न्यूज में आ गया, देखो, बेसिकली कुछ जगह ऐसी होती हैं जहां पे आप छोटा सा कुछ भी एक्शन लो, भले ही वो उतना ज्यादा रिलेवेंट ना हो, लेकिन उस जगह की इंपॉर्टेंस की वजह से वो दोबारा न्यूज में आ जाता है। और उन्हीं में से एक है हमारे पास में चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, अब ये सिरमौर एक डिस्ट्रिक्ट पड़ता है हिमाचल में, वहां पे जो है ये पाया जाता है। अब इसके अंदर ऐसा है क्या, अगर मैं इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी की बात करूं तो ये हमारे सिरमौर डिस्ट्रिक्ट में, हिमाचल प्रदेश के शिवालिक रेंजेस में, हिमालय की जो हमारे पास में शिवालिक रेंजेस हैं उनके अंदर जो है पाया जाता है। ये एस्टेब्लिश्ड है कब से, 1985 से। ये सेंचुरी की अगर मैं बात करूं एरिया की, तो लगभग 56 स्क्वायर किलोमीटर तक जो है ये फैला हुआ है। और जो हमारा मेजेस्टिक चूड़धार पीक है वो उसके चारों तरफ फैला हुआ है। ठीक है, आगे देखिए, चूड़धार पीक इज द हाईएस्ट पीक इन द आउटर हिमालयस। अब जो हमारे पास में चूड़धार पीक है, ये क्या है, ये हाईएस्ट पीक है। कहां पे हाईएस्ट पीक है, आउटर हिमालयस का हाईएस्ट पीक है। पहला पॉइंट मिल चुका है हमें यहां, उसी की वजह से इंपॉर्टेंस हुई है इसकी। दूसरा देखिए, फ्रॉम द टॉप ऑफ द पीक, पीक के टॉप से, यानी कि जो हमारे पास पीक है उसकी अगर मैं चोटी से बात करता हूं, जो विजिटर्स होते हैं, मान लो कोई भी जाएगा, तो उनको बहुत अच्छा व्यू मिलता है। किसका, गैंगेटिक प्लेन्स का, सतलज रिवर का, ठीक है, बद्रीनाथ का, ठीक है, इनका व्यू देखने को मिलता है। उसी के साथ साथ एक छोटा सा टेम्पल उसके ऊपर सिचुएटेड है। देखिए, भगवान शिव जी की मूर्ति हमारे सामने है, यहाँ पे जो आप देख रहे हैं ये मंदिर है, और ये उसके टॉप पे सिचुएटेड है। तो ये जो है, अब अगर मैं बात करता हूं फ्लोरा की, इस वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में यहाँ पे हमें बहुत सारे ऐसे पेड़ पौधे जो है वो देखने को मिलते हैं जो बहुत रेयर है, और सिर्फ इसी हैबिटेट में देखने को मिलते हैं, यानी कि इसी इलाके में देखने को मिलते हैं। इसी वजह से ये फेमस है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं नाम की बात करता हूँ, कौन कौन से, वाइल्ड हिमालयन चेरी, एलोवेरा जिसको हम लोग धृत कुमारी भी कहते हैं। अब एलोवेरा के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, तो यहाँ पे एक खास तरह का है। एंड अमेरंथस स्पिनोसिस, चुलाई जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं, आर सम ऑफ द बेस्ट एरोमेटिक प्लांट्स विच कैन बी फाउंड हेयर। ये कुछ इस तरह के प्लांट्स हैं जो सिर्फ इसी जगह पे मिलते हैं देखने को, है ना, खुशबूदार होते हैं। एंड दीज हर्ब्स पोजेसेस अमेजिंग मेडिसिनल प्रॉपर्टीज, और इनमें बहुत खास, है ना, मेडिसिन वाली प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इस वजह से ये जो एरिया जो आप देख रहे हैं ये फेमस है। आगे देखिए, द मेन ट्रीज इन द सेंचुरी आर ओक एंड देवदार। इस एरिया में जो मेन, हम अगर प्लांट्स की बात करते हैं, पेड़ों की बात करते हैं, तो ओक और देवदार के हैं। अगर मैं फोन यानी कि जानवरों की बात करूं, तो ये जो इलाका है, जो सेंचुरी है, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, यहाँ पे बहुत तरह के स्पीशीज जो है वो देखने को मिलते हैं, जैसे कि मस्क डियर हो गया, ब्लैक बियर हो गया, भालू है हमारा, है ना, मोनाल्स हो गए, हिमालयन पीजन जिसको बोलते हैं हम लोग, है ना, और लेपर्ड्स जो हमारे तेंदुए हो गए वो। ठीक, आगे देखते हैं कुछ फैक्ट्स एंड फिगर्स। इन विच इंडियन स्टेट इज चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लोकेटेड। किस इंडियन स्टेट में चूड़धार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है, तो हिमाचल प्रदेश में है। अगर मैं इसकी बात करता हूँ चूड़धार सेंचुरी की, तो ये किस रेंज में, हिमालय किस रेंज में देखने को मिलती है, तो ये शिवालिक रेंजेस में देखने को मिलती है। चूड़धार पीक की अगर बात करता हूँ, तो ये किसके चारों तरफ है,
है ना? कौन इसके चारों तरफ है? देखो चुड़धार पीक क्या है? एक हाईएस्ट पीक है आउटर हिमालयाज में, और इसके चारों तरफ जो है हम लोग क्या बात कर रहे हैं कि हमारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो लोकेटेड है। आगे आते हैं, वो इको, ये भी अभी जो है रिसेंटली ट्रेंड में आया। अभी आप लोग जानते ही होंगे कि दिल्ली में और उसके आसपास जो एनसीआर वाला इलाका है वहां पे अभी बहुत भारी बारिश हुई है। जैसे 25 अप्रैल की अगर हम लोग बात करते हैं तो बहुत ज्यादा भारी बारिश हुई थी, है ना? तो सॉरी 25 में। तो ये जो हमारे पास में भी बारिश हुई है यहाँ पे, अब ये हुआ क्यों है? ऐसा कुछ कुछ तो यहाँ पे ऐसा फिनोमिना हुआ है जिसकी वजह से ये जो है बो इको ये फेमस हो गया। देखो, ये इंटेंस स्टॉर्म्स होते हैं जो भी दिल्ली में आए थे, बहुत इंटेंस स्टॉर्म्स हैं, यानी कि बहुत भयंकर तूफान है। अभी आपने देखा होगा नोएडा दिल्ली सब जगह पे न्यूज में था, है ना? जितने भी हाई राइज बिल्डिंग्स थे उनके ऊपर कोई स्ट्रक्चर था वो गिर गए, बिल बोर्ड्स थे वो गिर गए। तो ये सब हुआ क्यों? क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेंस स्टॉर्म है, उसकी वजह से जो है फेमस हुआ। बो इको जो है उसी के अंदर एक फिनोमिना होता है, वो क्या है? देखो, ये जो आप इमेज देख रहे हो, खैर इसको तो आप लोग नहीं समझ सकते। यहाँ बेसिकली ये तूफान का है, ये आप जो देख रहे हैं तूफान का है, ये लेयर्स में चल रहा है, ठीक? यहाँ पे होता क्या है कि ये जो है, ये जो आप देख रहे हैं, ये एक आर्चर, आर्चर का मतलब होता है एक जिसके पास में धनुष बाण होता है, उस तरीके से धनुष की शेप ले लेता है ये, है ना? उसको हम लोग क्या कह रहे हैं? बो कहते हैं। तो टेक्निकल टर्म्स में अगर हम लोग बात करें तो ये जो बो इको है ये वहां से आया है, उस शेप की वजह से आया है, ठीक है? अब यहां हुआ क्या बो इको में? देखो, ये जो आप इमेज देख रहे हो, ये जो इमेज है आप देखो यहाँ पे, ये एक लाइन दिख रही होंगी आपको बहुत सारी, है ना? ये लाइंस आपको इस तरीके से यहाँ पे दिख रही होंगी, इस तरह से ये लाइंस है ना बहुत सारी। ये क्या है? यहाँ पे एक के पीछे एक तूफान जो है वो चलता है ना? जो भी आपका क्या होता है, स्टॉर्म होता है, वो लाइन से एक के पीछे एक रहता है। तो इसी वजह से ये फेमस यहाँ पे हुआ, है ना? ये जो बो इको है ये फिनोमेना इसी वजह से यहाँ पे भी फेमस हो गया, क्योंकि दिल्ली में यही देखने को मिला था। अभी देखिए, अब बो इको इज एसेंशियली लाइन ऑफ स्टॉर्म्स, जैसे मैंने अभी आपको बताया क्या होता है यहाँ पे। लाइन ऑफ स्टॉर्म है जिसको हम लोग यहाँ पे स्क्वेल लाइन भी कहते हैं, है ना? ये रडार पे देखने को हमें मिला, जो कि बिल्कुल बॉग की तरह था। अभी जो स्क्वायर लाइन है इसको कभी कभी हम लोग एक क्या कर देते हैं, एम्बेड भी कर देते हैं, किसमें? लार्जर स्क्वायर लाइन में। यानी कि जो हमारे पास में छोटी छोटी बहुत सारी स्क्वायर लाइन होंगी, उनको एक तरह से आप मिक्स कर दो, एक बना दो, तो बहुत बड़ी एक यहाँ पे स्क्वायर लाइन जो है वो बन जाएगी। वो इको कहां तक एक्सटेंड कर सकता है? 20 किलोमीटर से 100 किलोमीटर तक एक्सटेंड कर सकता है। यानी कि तूफान का एरिया है 20 किलोमीटर से लेकर के 100 किलोमीटर तक, ये सेम ऐसे ही आपको लाइंस देखने को मिल सकती हैं, लगातार तूफान, ठीक है? आगे देखिए, एंड लास्ट बिटवीन 3 and 6 आवर्स, यानी कि 3 से लेकर के 6 घंटे तक ये क्या कर सकता है? लास्ट कर सकता है। ये जो नाम है ये आया कहां से? ये 1970s में आया था। टेड फुजिता ने जो है, जो जापानीज, हमारे एक जापानीज अमेरिकन जो मेट्रोलॉजिस्ट थे, मौसम की जानकारी रखने वाले जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने जो है ये नाम दिया था 1970s में, ठीक है? तो ये था यहाँ पे। आगे देखते हैं, चलिए। तो इतना ही जो है हमारे पास में जितना भी इंपॉर्टेंट कंटेंट था करंट अफेयर से रिलेटेड, वो हमने अपने यहाँ पे पूरा कर लिया है। तो आई होप आज का जो सेशन रहा वो आपको पसंद आया होगा, कुछ नई चीजें आपने जो है यहाँ पे सीखी होंगी। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, रखते हैं इसको यहीं तक। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।